So today we are going to start friction. अब देखो फ्रिक्शन जैसे हमने कांस्टेंट मोशन को एक दिन में कर दिया था, राइट? और शूडो फोर्स को भी हमने एक दिन में कर दिया था। फ्रिक्शन को एक दिन में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं, छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, उनका इंपॉर्टेंस भी होता है। तो कोशिश करते हैं कि आज कुछ हद तक हो जाए, नहीं होता है तो फिर अगले क्लास में कवर करके उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे प्रॉब्लम के साथ। सो कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन। So let's put the heading here, friction. Okay. फ्रिक्शन होता क्या है, पर जान लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। लिखो यहाँ पर डेफिनेशन। ये फ्रिक्शन भी क्या एक फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। यदि मेरे को डेफिनेशन लिखना हो तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन। सो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. It is a kind of force which opposes the relative motion or tendency of relative motion. जैसे आप देखो, दो आदमी फाइट कर रहे होते हैं। आप लोग रेसलिंग देखा है ना, कुश्ती का मैदान। तो इसमें क्या होता है, दोनों रेसलर एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। मतलब कभी कभी टाइम ऐसा होता है कि वो ऐसे इंटरलॉक हो जाते हैं कि कोई भी आगे पीछे नहीं मूव कर पाता है। मतलब क्या होता है कि एक रेसलर दूसरे को फोर्स कर लगा रहा है, दूसरा भी पहले फोर्स लगा रहा है। तो एक तरह से क्या है कि वो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो वो एक तरह से क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं आपस में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, आप ऐसे सोचो ये क्या करता है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे मान लो, सपोज करो यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है और ये मान लो इधर मूव कर रहा है। अब ये ग्राउंड क्या है, रफ है। ये ग्राउंड क्या है, रफ है। तो आप लोग देखते हो ना, मान लो अपने घर में कोई डब्बा है, आप क्या करो, अपने घर में किसी डब्बा को पकड़ के खींचो, तो क्या जमीन से आवाज आती है, घर ऐसा कुछ खिचपिच आवाज आती है? तो क्या एक्चुअली वो फ्रिक्शन के चलते आवाज आती है। मतलब वहां पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पर क्या किया, ब्लॉक मोशन में है तो यहाँ पर क्या आपके पास रिलेटिव मोशन है। यहाँ पर ये ब्लॉक क्या है, रिलेटिव मोशन। तो ये ब्लॉक रिलेटिव मोशन में है, तब भी यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। तभी जो ग्राउंड किसके रिस्पेक्ट में? क्या किसके रिस्पेक्ट में सर रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हमारे पास क्या है, ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है और ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा सर। फ्रिक्शन है वो रिलेटिव फेनोमेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड और ये ब्लॉक किस पे रखा है, ग्राउंड पे रखा है। तो जो भी फ्रिक्शन लगाने वाला ऑब्जेक्ट है ग्राउंड ही तो है। ओके, यस सर। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तभी फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन अकेले नहीं लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि फ्रिक्शन कई तरह के होते हैं। आगे आप लोग पढ़ोगे कि विस्कस फोर्स, लिक्विड फ्रिक्शन, मतलब लिक्विड जो फोर्स लगाता है, बाउंस फोर्स आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। एयर ड्रैग भी क्या है, एक फ्रिक्शन ही है। बट यहाँ पर हम लोग एयर ड्रैग, जैसे मान लो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने कि कोई चीज फॉल कर रहा है तो एयर ड्रैग कोशिश करता है कि उसको ऊपर की तरफ उठाएं। तो एयर ड्रैग भी होता है, मतलब एयर फ्रिक्शन भी होता है। बट वो चीज यहाँ पर नहीं देखना है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तो उनके बीच आपस में फ्रिक्शन लगेगा। गॉट? तो देखो यहाँ पर यस सर। ये रिलेटिव मोशन क्या है, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो ग्राउंड जो है इस पे फ्रिक्शन लगाएगा। डायरेक्शन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में है तब भी फ्रिक्शन लगेगा। अब मान लो यहाँ पर, जैसे तुम लोग बहुत मेहनती हो तो तुम लोगों ने कभी अपना रूम शिफ्ट किया होगा। मान लो एक अलमीरा है, तो अलमीरा है, इसको कोई आदमी है, इसको पुश कर रहा है, मतलब धक्का देके इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, अलमीरा बहुत भारी होता है तो जल्दी से मूव नहीं करता है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अलमीरा अलमीरा क्या होता है, बहुत भारी। तो उसको मोशन कराने के लिए, उसको मूव कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, राइट। मतलब क्या है, अलमीरा क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो यहाँ पर ये आदमी क्या कर रहा है कि इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। मतलब ये आदमी का काम क्या है यहाँ पे कि टेंडेंसी ऑफ मोशन लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या है आपके पास, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, टेंडेंसी ऑफ
रिलेटिव मोशन है, ठीक है। तो दोनों ही केस में फ्रिक्शन लगेगा, दोनों ही केस में फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, ध्यान रहे कि ये जो अलमीरा है ये किस सरफेस मूव करेगा, ग्राउंड पे मूव करेगा ना, एम आई राइट एवरीबॉडी। यस सर। अलमीरा का मोशन किस सरफेस पे होगा, ग्राउंड पे ही होगा ना। तो वंस अगेन फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड ही इस पे लगाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब समझ में आ गया कि इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन लाने का प्रयास कर रहा है तब भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। देखो रेस्ट में है तो रेस्ट में लाने का प्रयास किया जा सॉरी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो रही है। अब रिलेटिव मोशन मतलब जो हम ग्राउंड में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी और एग्जांपल दूंगा। इसके बाद आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैसे होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो पहले इसका एक जैसा हमने देखा कि ऑलवेज अपोजिट, इट्स ए काइंड ऑफ फ्रिक्शन which opposes the relative motion। तो यहां पर लिख लो always opposite to the direction of relative motion, direction of relative motion। जैसे मैं यहां पर दो डायग्राम बनाता हूं। सपोज करो मैंने ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर फोर्स F लगाकर इसको खींचने की कोशिश की तो ये ब्लॉक मूव करेगा, कौन से सरफेस मूव करेगा, ग्राउंड पे मूव करेगा ना। ये जो ब्लॉक है यस सर। मूव करेगा, यस सर। इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, राइट में। तो ग्राउंड जो है ये इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगाएगा। सो ग्राउंड विल एक्सर्ट ए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ आपका फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया, किसने किस पे लगाया, ग्राउंड ने ब्लॉक ए। तो हम मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स F है। फ्रिक्शन फोर्स का वैसे यहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से। तो ग्राउंड ने इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा सुना हमने। तो यदि ये ग्राउंड ने ये ग्राउंड ने इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो क्या ये ब्लॉक भी इस ग्राउंड पे रिएक्शन देगा, उसका देगा कि नहीं देगा, टेल मी लिटरली। यस सर, दे होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक ने ग्राउंड पर भी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। अब मान लो यहाँ पर ऐसा होता कि एक मिनट, ये ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और अब मैंने इस ब्लॉक को F फोर्स से पुल किया, F फोर्स लगाया। मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है। अब मैं पूछूं कि A और B का फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ करो, तो रिलेटिव मोशन देखने हैं पहले। फोर्स किस पे लगाया गया है, F वाले फोर्स किस पे लगाया गया है, A पर, मतलब A को खींचा गया। तो यदि मान लो मैं इस ब्लॉक B पे खड़ा हूं, यदि मैं ब्लॉक B पे खड़ा हूं तो ब्लॉक B के लिए A किधर मूव किया, लेफ्ट की राइट, राइट। ब्लॉक के लिए A किधर मूव किया, राइट साइड। तो ब्लॉक A पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, इधर, राइट में कि लेफ्ट में, टेल मी। लेफ्ट में, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। आकृति आपको समझ में आ रहा है बात, यस सर। किधर लगाएगा फोर्स, तो लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में सर बी जो A सर पे, जो बी लगाएगा B किधर लगाएगा, मतलब इधर लगाया कि इधर लगाया, बताओ। देखो सर इधर साइड लगाएगा सर, लेफ्ट वाली साइड में सर। A को तुमने खींचा ना ऐसे, A को खींचा तो ब्लॉक B के लिए A किधर मूव किया, इधर मूव किया, राइट में। तो B ने इसे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, ठीक है। अब मान लो जैसे तुम लोग ट्रेन बैठे हुए हो, तो जिधर ट्रेन मूव करती है, जैसे ट्रेन, मान लो तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होती है
उसके बाहर वाले ऑब्जेक्ट ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं क्या? ऐसा लगता है कि बाहर वाले Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। बी के लिए ए जो है राइट मूव कर रहा है। माइक म्यूट कर लो, किसका माइक है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? व्हिच माइक इज दिस? विशेष शर्मा, आशुतोष पांडे, अभिक, प्लीज म्यूट योर माइक। सी, तो हमने क्या देखा कि ब्लॉक ए पर जो फोर्स लगा वो राइट में लगा, तो बी के लिए ए किधर मूव किया? राइट में, तो बी से फ्रिक्शन किधर लगाएगा? इसके मोशन को अपोज करेगा, लेफ्ट लगाएगा। अब बताओ कि ए, अब कह सकते हो ना कि बी ने ए पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगाया तो ए भी तो क्या करेगा? बी पे ऐसे लगा देगा फ्रिक्शन फोर्स। जी सर, इसी का अपोजिट। दूसरे एंगल से सोच सकते हो कि ए राइट में मूव किया, ए किधर मूव किया? राइट में, तो जो ए पर कोई आदमी बैठा होगा तो उसके लिए बी किधर मूव करता हुआ नजर आएगा? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में। ए जो है, आप यहाँ बैठ, मान लो कि ये ट्रेन है, आप ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन इधर जा रही है, तो ट्रेन के बाहर वाला ऑब्जेक्ट क्या? बी है, तो बी किधर जा रहा होगा? आपके इधर जा रहा होगा, तो ए इसको फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा रिलेटिव मोशन के उल्टा होता है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, सो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। अच्छा, एक बात बताओ, अब मैं ये पूछूं इसी डायग्राम में कि बी और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब ग्राउंड जो है बी पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा? तुम लोग क्या बताओगे, बोलो। सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। पक्का लेफ्ट साइड? सर मोशन पे भी थोड़ा सा मोशन नहीं हो रही बी की, तो क्या द टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट साइड में हो रही है सर, तो लेफ्ट साइड थोड़ी नहीं कर रहा है। आप ऐसे सोच सकते हो, यदि आप बी के बारे में सोचो तो आप कह सकते हो कि बी पर एक फोर्स स्मॉल एफ ऐसे लगा, कह सकते हो ना? कैन यू से दैट? कह सकते हैं ये सर। भले ही ये फ्रिक्शन, ये एफ क्या है? ये ए द्वारा एक्सर्ट किया गया रिएक्शन है। हम कह सकते हैं ना कि ये रिएक्शन फोर्स बी पे इस राइट डायरेक्शन में लगा, तो जो आदमी ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको तो ये लगेगा ना कि ब्लॉक बी की मूव करने की टेंडेंसी इधर है, तो ग्राउंड किधर फोर्स लगा देगा? इधर फोर्स। तो ग्राउंड जो है एक लेकिन बी तो मूव ही नहीं कर रहा क्या? सर, बी तो मूव ही नहीं कर रहा अभी। टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मूव करेगा। आपने ये ऐसा क्या लगता है कि ये निकल जाएगा? आपने देखा होगा कि आप ऊपर वाले किसी एक ऑब्जेक्ट को खींचते हैं तो फ्रिक्शन के चलते नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। ये बात Yes, sir. आप लोग नहीं किए हो। ये पूरा कैसे स्मूथ किया है? रहेगा, यदि ए और बी के बीच सरफेस स्मूथ रहा ना तब भी मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन है तो मूव करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूव करेगा। टेंडेंसी तो आएगी मूव करने की उसमें, यस सर। फ्रिक्शन है ना। ये तो जनरल लॉजिक है। आप कभी सोचो, देखो आप एक क्या करो, जमीन पे एक बैग रखो, ठीक है। एक बैग रखो, जैसे आपके पास ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को रखो, ठीक है। और उस ट्रॉली बैग के ऊपर से एक और ट्रॉली बैग रखो। आप ऊपर वाले ट्रॉली बैग को खींचो तो क्या ऊपर वाला नीचे आता है? क्या नीचे वाला नहीं आता है? आता है सर। आता है ना, क्योंकि दोनों के बीच क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के चलते ये सरफेस जो होता है ना, ये मोमेंटरली कांटेक्ट, यहाँ पे कह सकते हो कि सरफेस एक तरह से इनके बीच बॉन्डिंग बन जाती है। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि फ्रिक्शन का वजह क्या होता है। तो अब इसको खींचोगे नहीं खींचा जाएगा। तो मैं ये बोला कि जो ग्राउंड पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए आप देख सकते हो कि ब्लॉक बी पे एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ब्लॉक बी की मूव करने की टेंडेंसी इधर दिख रही है, तो ग्राउंड इस पे इधर फोर्स लगा देगा F1 इस साइड में। ये होता है फ्रिक्शन फोर्स प्रोडक्शन ऑलवेज। हाँ बोलो सर। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल नहीं हो जाएंगे? तो बीच में तो फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ा होता है, फ्रिक्शन नहीं होगा ऐसा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? यदि मैं FBD ब्लॉक ए की बनाऊं फ्रिक्शन तो होगा, हमेशा होगा। यदि मैं FBD बनाऊं तो किसका? ए का बनाए FBD, तो ए पे एक फोर्स F लगा, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा F, ऊपर कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, नीचे वेट mg। तो मैं इस फेयर को कंबाइन करके नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। यदि मैं ये देखूं कि इक्वल एक्शन रिएक्शन पेयर देखूं तब तो फोर्स खत्म ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ए पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मैं ए और बी को कंबाइन करके नहीं देख रहा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं ए और बी को कंबाइन करके नहीं देख रहा, मैं ए पर देख रहा हूँ कि ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा।
यदि मैं कंबाइन करके देखूं तो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा इस कांटेक्ट पे। लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना, हमें पता करना, हमें ये देखना है 1 मिनट कि बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया। तो बी ने ए पर क्या लगाया, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी ए बाय द बॉडी बी। ओके, आई बात समझ में? सो वी आर टॉकिंग Yes, sir, आगे। इंडिपेंडेंटली अबाउट ए, Yes, वी आर नॉट टॉकिंग एज ए होल बॉडी ए एंड बी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन, ये देखा कि फ्रिक्शन होता क्या है, लेकिन ये फ्रिक्शन होता क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिखो यहाँ पर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर 2 चीजें आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, और दूसरा होता है यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग। कई सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन यही 2 चीजें डिस्कस की जाती है, इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग। पढ़ा तुम लोगों ने इंटरलॉकिंग क्या होता है, कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है? Yes, sir. कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है? सर वैक्यूम के अंदर जो मेटल्स होते हैं सर, वो अगर हम उनको पास लाएं तो वेल्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। अच्छा, ये वेल्डिंग, लेकिन सर फ्रिक्शन ये कैसे दोनों होता होती है। बहुत टाइम तक रखें एक साथ सर तो अगर चिपक बहुत जाती टाइम है। तक, सर अगर कोई Yes, एक sir. चीज एक इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाती है, कोल्ड वेल्डिंग जैसे प्लास्टिक की शीट चिपक जाती है। चलो देखते हैं, आप देखो सर इंटरलॉकिंग वैसे कोल्ड वेल्डिंग तो वो भी होती है सर। देख लेते Yes, हैं। sir, वो होती है। कैसे वेल्डिंग करते हैं? वेट वेट वेट, ISS। ठीक है समझ गया मैं। वेल्डिंग कई तरह का होता है, जो लुहार लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग कहलाता है। कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, पर इंटरलॉकिंग समझ लेते हैं। इंटरलॉकिंग क्या होता है, पहले आप इसको एक डायग्राम समझो। देखो होता क्या है कि कोई भी सरफेस जो होता है ना, परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। उन सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस, इरेगुलरिटी जो होती है। जैसे कोई भी सरफेस एकदम ऐसे चिकना नहीं होगा। आप इसको जूम करके देखोगे ना, आप इसको जूम करोगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये 2 बॉडी है, ठीक है, ये 2 बॉडी है। आप इसको दूर से, एक बॉडी ऐसे है, एक बॉडी ए ऐसे है, दूसरा बॉडी बी ऐसे है, तो ये दूर से देख रहे होते हो सरफेस आपको चिकना दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में चिकना होता नहीं, इतना स्मूथ नहीं होता है। आप इसको जूम करके देखोगे ना, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से इरेगुलरिटी आपको दिखेगी, इस तरह से ऐसे कुछ इरेगुलरिटी दिखेगी, ठीक है। तो मान लो ये आपका सरफेस ए है, ठीक है, और बी को भी जूम करके देखोगे तो उसमें भी कुछ ऐसी ही इरेगुलरिटी दिखेगी, बी वाले में भी कुछ ऐसे ही इरेगुलरिटीज आपको दिख जाएगी ऐसे। अब होता क्या है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, जब इन दोनों बॉडी को, बी और ए को कांटेक्ट में लाओगे तो इसकी इरेगुलरिटी जो होगी, इसकी जो ए वाले की इरेगुलरिटी है और बी वाले की, वो दोनों एक दूसरे में आ जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो कि जब इनको आप क्लोज कांटेक्ट में लाओगे तो इन दोनों की इरेगुलरिटी, मतलब जो रफनेस दिख रहा है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मतलब यहां पर जैसे ये ब्लॉक ए है, वेट थोड़ा अरेंज कर दो। यहां पर मान लो आपके पास ये ऐसे सरफेस है, ठीक है, इस तरह का सरफेस है, इस तरह से बना हुआ है, और आपने क्या किया, ब्लॉक बी को इसको कांटेक्ट में लाया, वेट, इस तरह से ये इरेगुलरिटी है, ठीक है, ये है, ये मान लिया आपका ब्लॉक ए है। मतलब इसको मैंने क्या कि जूम करके देख रहा हूं, ऐसे देखने में पता नहीं चलेगा, जूम करके देखा तो सरफेस इसका ऐसा दिखा। और ब्लॉक बी वाले का तो ऐसा माना गया है कि जो ब्लॉक बी वाले का ये जो पोर्शन है जो बाहर निकला हुआ है, वो इसके अंदर वाले पोर्शन के साथ इंटरलॉक हो जाएगा। मतलब ये आपस में कुछ इस तरह से चिपक जाएंगे, ये आपस में कुछ इस तरह से चिपक जाएंगे, तो लॉक हो जाएंगे। मतलब कह सकते हो कि ये लॉक हो जाएंगे, एक दूसरे में ऐसे लॉक हो जाएंगे। तो लॉक होने के चलते क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ये ब्लॉक भी है, ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे डिफिनेशन। बात समझ में आ गई इंटरलॉकिंग क्या होता है? तो इंटरलॉकिंग यस सर, आगे कि ये जो इरेगुलरिटीज है, ये एक दोनों, मतलब दोनों ब्लॉक ए और बी का इरेगुलरिटीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है और इंटरलॉक हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कई सारे, जैसे मान लो आप देखो चाबियों का गुत्था या फिर कई सारा चीज, चेन को ही ले लो या फिर अपने रिंग को ही ले लो, अजीब तरह से उलझ जाते हैं, रखे रखे अजीब तरह से उलझ जाते हैं, उनको सुलझाना पड़ता है। यही होता है कि आपने 2
ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में लाया तो उनका उनका जो सरफेस होता है ना कंप्लीटली स्मूथ नहीं होता है, उनमें कुछ इरेगुलरिटी होती है। तो वो जो इरेगुलरिटी होती है ना वो दूसरे कांटेक्ट में आके इंटरलॉक हो जाते हैं, इसे बोलते हैं इंटरलॉकिंग, जिसके चलते फ्रिक्शन बढ़ जाता है। अब सोचो, आपने ऐसा कुछ देखा होगा ना, मान लो यहीं पे देख लो, मान लो आपने क्या किया, इस ब्लॉक को खींचा, एक ब्रॉड स्केल पे देखो, इस ब्लॉक को खींचा तो क्या होगा, ए वाले ब्लॉक का ये पोर्शन क्या करेगा, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। गॉट द पॉइंट? जो इस ब्लॉक Yes, का sir. ये जो ए वाले नीचे वाले ब्लॉक का ये जो पोर्शन है अपोज करेगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। नॉर्मल ये वाला वो नॉर्मल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो ना। तुम इसको खींचोगे ना तो आप इसको खींच रहे हो, देखो ऊपर वाले ब्लॉक को आप खींच रहे हैं, खींचोगे इसको तो फोर्स लगाओगे। तो अब यदि मान लो बिल्कुल ऐसे रहता, बिल्कुल चिकना रहता, आपने इसको फोर्स लगा आराम से निकल जाएगा ये। लेकिन इसको जूम करके देखो तो एक्चुअली में ये सरफेस ऐसे इंटरलॉक हुए हैं आपस में। तो मान लो इसको खींचा तो ये मान लो ये दीवार है, ब्लॉक ए का दीवार है, तो क्या करेगा ये दीवार, इसको आगे बढ़ने देगा, इसको नहीं बढ़ने देगा। ये दीवार भी इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। यही तो फ्रिक्शन है, मतलब जो ब्लॉक ए के जो ये बने हुए हैं इरेगुलरिटीज, ये ब्लॉक बी वाले को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। दैट इज कॉजिंग, ये यही कहता है फ्रिक्शन कहलाता है, मतलब दिस कॉजेज फ्रिक्शन। ओके, अब जितना कम होगा इरेगुलरिटी उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। तो हम बोलते हैं कि स्मूथ सरफेस, तो प्रैक्टिकली में कोई सरफेस स्मूथ होता नहीं है। होता क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी से इस इरेगुलरिटीज को जितना कम हो सके कम कर दिया जाता है। मान लो बिल्कुल ऐसी इस तरह से एकदम ऐसे ऐसे दिख रहा है सरफेस, तो थोड़ा सा कम हो गया इरेगुलरिटी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आसानी से फिसल जाएंगे दूसरे पे। तो स्मूथ सरफेस का मतलब होता है कि उसमें उन दोनों के बीच इरेगुलरिटीज बहुत ही कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लो डेफिनेशन राइट हियर, it is caused due to irregularities, interlocking. So how the interlocking happens? It is caused due to irregularities in the surfaces, irregularities in the surfaces. Interlocking, right here, interlocking gives rise to friction, बता दिया कैसे फ्रिक्शन होगा। एक तरह से ये जंक्शन है कि एक दूसरे को अपोज करेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। गिव्स राइज टू फ्रिक्शन व्हेन द surfaces is smooth, when the surfaces are smooth, लिख लो, when the surfaces are smooth, interlocking decreases, causing decrease in friction, तो समझ में आ गया ना कि इंटरलॉकिंग कैसे होता है, डिक्रीज इन। यस सर। और Yes, sir. जितना ही कम इंटरलॉकिंग होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा, और जितना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। एनी डाउट हियर? इसके बाद देखते हैं कोल्ड Yes, sir. वेल्डिंग। फ्रिक्शन कोल्ड वेल्डिंग के चलते भी हो सकता है। कोल्ड वेल्डिंग, अब इस चैप्टर में क्या है, हीट करना ये सब। हाँ बताओ, कुछ पूछना है क्या? इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा ना। क्या 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 आवाज नहीं आ रही है सर इस खुशबू, ठीक से बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी आ रही है। बोलो, एक बार बोलो, फिर से ट्राई करो। सर अभी आ रही है। बोलो तो, आप बोलो ना। चैट में चैट ब्लॉक है। कोल्ड वेल्डिंग आ रही है आवाज। हाँ आ रही है, बोलो। सर इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। बताता हूँ कोल्ड वेल्डिंग के बाद। सर हाँ बोलो। इंटरलॉकिंग के हिसाब से देखिए नहीं, इंटरलॉकिंग से देख, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स इंटरलॉकिंग के हिसाब से देखो तो मतलब क्या, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, ऐसा में जूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जो फ्रिक्शन है वो मेनली सरफेस, ऑब्जेक्ट के सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट स्मूथ तो इंटरलॉकिंग कम होगा, ऑब्जेक्ट
रफ तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा. सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो सर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा क्या? अब देखते हैं ना, वो अब डिफिनेशन देखते हैं ना. एफ का डिफिनेशन देखेंगे तो वहां पर आएगा फॉर्मूला म्यू इंटू एन. एन की वैल्यू एन जी होगी, तो ऑफ कोर्स मास पे डिपेंड कर जाएगा फ्रिक्शन. कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है? देखो यहाँ, देखो इस पे क्या कहा गया. कोल्ड वाला सिंपल समझ लो. ये कहा गया कि देखो एक्चुअली मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है. वेल्डिंग कई तरह का होता है. हीट वेल्डिंग क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को हम ज्वाइंट करते हैं हीट देके. जैसे आप लोग देखते हो नॉर्मली, आप बाहर निकलते हो साइकिल के दुकान पे, मोटरसाइकिल की दुकान, वहां ज्वाइंट हो रहा होता है ना. क्या करते हैं, वो दो आयरन को ज्वाइंट कर देते हैं हीट देकर. वो सब हीट वेल्डिंग कहलाता है. कोल्ड वेल्डिंग क्या है कि यहाँ पर हीट कुछ नहीं आता है. जैसे मान लो ये, जूम करके देखो, इसको जूम करके देखो तो मान लो ये एक ब्लॉक ए है, ये दूसरा ब्लॉक बी है. तो यहाँ पर थ्योरी ये कहता है कि जब ए और बी को तुम कांटेक्ट में लाओगे तो ये पूरा का पूरा सरफेस एक्चुअली कांटेक्ट नहीं आता है. कुछ कुछ पॉइंट ही कांटेक्ट में आते हैं. जैसे मान लो इस ए वाले ब्लॉक का ये पॉइंट और बी वाले का ये कांटेक्ट में आ गया. फिर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये आपस में कांटेक्ट में आ गया. फिर इसका एक पॉइंट, ये एक पॉइंट कांटेक्ट में आ गया. फिर इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट कांटेक्ट में आ गया. तो थ्योरी यहाँ पर ये जूम किया, ये जंक्शन ही है. ये जंक्शन है कि आप ये सोच रहे हो कि हमने ए को बी पर रखा तो ये पूरा का पूरा एरिया ढक गया. ये हमें देखने से लगता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल को देखोगे तो ये माना जाता है कि ये पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में ही आते हैं. इनके कुछ पॉइंट्स, इनके कुछ ही पॉइंट्स कांटेक्ट में आ पाते हैं दूसरे के. ठीक है, तो अब ये कहा जाता है कि यदि इन ऑब्जेक्ट को काफी समय तक एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. क्या क्रिएट हो जाती है? एक बॉन्डिंग जैसे होता है ना, कोवैलेंट बैंड, इलेक्ट्रो, Yes, sir. ना केमिकल Yes, बॉन्ड, yes, इस sir. तरह की बॉन्डिंग होते हैं. तो Yes. इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स होते हैं, क्या क्या होता है बॉन्ड? एक तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है. ठीक है, तो कुछ बॉन्ड्स यहाँ पे दोनों सरफेसेज के पार्टिकल के बीच क्या होते हैं, बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं. तो बॉन्ड क्रिएट होने के बाद ये कह सकते हो कि ये जो सरफेसेज हो गए ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, वेल्ड कर गए. क्या हो गए? ये वेल्ड कर गए. वेल्डिंग मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना. दैट्स इट. वेल्डिंग का मतलब क्या हुआ है? दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना. मतलब कह सकते हो कि इन ए और बी के बीच में कुछ सरफेसेज थे जो आपस में ज्वाइंट हो गए, और इस ज्वाइंट करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा हीट नहीं दिया. ये रूम टेम्परेचर पे, रूम प्रेशर पे ही ये ज्वाइंट हो गए. इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोल्ड वेल्डिंग. इस फेनोमेना को बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग. मतलब यहाँ पर डिफिनेशन कैसे लोग लिख लो आप. कोल्ड वेल्डिंग का जो एक्चुअल क्या है, मतलब समझ में आ गया क्या होता है? कि आप दो बॉडी, एक मिनट रुको, दो बॉडी ए और बी को कांटेक्ट में लाओगे तो उनका पूरा का पूरा सरफेस कांटेक्ट नहीं आता है. उनका कुछ सरफेस का कुछ पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स ये कांटेक्ट में आते हैं, और काफी लंबे समय तक रखने के बाद ये दोनों आपस में एक तरह से वेल्ड हो जाते हैं, बॉन्डिंग बन जाती है, और इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन होता है, जिसके चलते फ्रिक्शन बढ़ जाता है. सर किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच हो सकता है? क्या क्या? किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में हो सकता है, सिर्फ मेटल्स या नॉन मेटल्स? या किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में हो सकता है. ठीक है, ये किन्हीं भी दो सर, surface के, हाँ बोलो. सर इसका एग्जांपल शायद गम्स जो रहते हैं, फेविकॉल वगैरह. तो वो तो मतलब देखो, एक आगे चैप्टर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, तो गम्स वगैरह के एग्जांपल मतलब आप आगे चल के दूसरे चैप्टर में लेगो. आप सर उनको थोड़े टाइम के लिए रहने देते हैं तो वो इंटरलॉक हो जाता इंटरलॉक का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, कोल्ड वेल्डिंग. तो कोल्ड वेल्डिंग का ये फेनोमेना हुआ ना कि दोनों के सरफेस आपस में एक दूसरे से बॉन्ड में बंध गए, इनके बीच कुछ बॉन्डिंग हो गई. दोनों पूरा सरफेस के बीच नहीं, सरफेसेज के कुछ एरिया में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया. तो यही बॉन्डिंग अब कहलाता है कोल्ड वेल्डिंग. अब देखो, मान लो मैंने क्या किया, प्रेशर दिया, इस पे प्रेशर दिया, इधर ही प्रेशर दिया, दोनों ऑब्जेक्ट में प्रेशर दिया. तो तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बॉन्डिंग और बढ़ती है. ठीक है, ये मोर एंड मोर, ये दोनों पॉइंट आपस में मोर एंड मोर अटैच हो जाएंगे. ठीक है, तो जितना ज्यादा ये अटैच होंगे उतना ही कठिन होगा ना ये बॉन्ड तोड़ना. मतलब मान लो जितना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही कठिन हो जाएगा इन दोनों को अलग करना.
इसीलिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेल्डिंग होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, कोल्ड वेल्डिंग समझ में आए कैसे होता है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पर देखो, आपको क्या लग रहा है कि जैसे सर ये आपने फिर क्या हो जाता है, क्या 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 कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में ये कोल्ड कोई भी वेल्डिंग ऑब्जेक्ट होती है। बीच में हो सकता है कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है ओके मटेरियल के नेचर पे, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये कोल्ड वेल्डिंग हो सकता है। ओके, सर हाँ बोलो। सर वेल्डिंग के लिए तो सर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर है फिर थोड़ा कम टेम्परेचर। तो देखो सर ये वो इतने कम टेम्परेचर पे कैसे हो? टेम्परेचर वाला वेल्डिंग अलग चीज है, वेल्डिंग कई तरह का नहीं होता है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोल्ड वेल्डिंग हो कैसे जाता है सर इतने कम टेम्परेचर पे भी, और मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कैसे अटैच ये करते हैं? कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग कर सकते हैं उसका, ये प्रेशर के चलते वेल्डिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग कई तरह के होते हैं, हीट से भी ये सर कोल्ड जैसे कि वेल्डिंग। ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा उसका हाँ कुछ मास होगा इसलिए प्रेशर लगता है ग्रेविटी की वजह हाँ से वो। एग्जैक्टली। प्रेशर आप देखो अच्छा ना, आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो आपके हाथ में थोड़ा सा क्या करो, आप एक गम को ही ले लो ना, या फिर अपने हाथ को काफी देर तक ऐसे स्टिक करके दबाओ, एक दूसरे पे दबाओ हाथ को, अपने दोनों पंजों को एक दूसरे के ऊपर प्रेस करो। ठीक है, अब देखो क्या आप स्टिकी फील कर रहे हो? थोड़ा सा सोचो। यस सर। और मान लो अच्छा जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतना ही ज्यादा फील करोगे। मान लो काफी लंबे समय तक रख दो तो हो सकता है कि आपके ये दोनों पंजे थोड़ा सा एक दूसरे में स्टिक नजर आएंगे। चेक कर लो, क्रॉस में चेक कर लो इसको। तो ये क्या होता है कि जितना ज्यादा ये इतना जल्दी नहीं होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे काफी लंबे समय तक रहे। अब देखो ये क्या है ना, सब चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील होती है, तो पार्टिकल वो जल्दी एक दूसरे में बॉन्डिंग बना लेते हैं। ऊपर से आपने प्रेशर अप्लाई और कर दिया, तो प्रेशर अप्लाई किया तो ये दोनों के बीच क्या होगा, मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो इसी बॉन्डिंग को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। कोल्ड वेल्डिंग का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट को ज्वाइंट करना। जैसे क्या होता है, अभी मैकेनिक्स के पास जाओगे तो एक रॉड उठाएगा, दूसरा रॉड उठाएगा, इसको हिट देके इसको ज्वाइंट कर देगा। तो वेल्डिंग का मतलब ये हुआ ना कि एक ज्वाइंट को, दो अलग अलग रॉड को एक दूसरे पे ज्वाइंट करना, ये तो हुआ वेल्डिंग। यहाँ पर ये हुआ कि इसका कुछ ए वाले सरफेस का कुछ पोर्शन बी वाले सरफेस कुछ पोर्शन आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। इसी बॉन्डिंग के प्रोसेस को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। बॉन्डिंग नाम देकर कोल्ड वेल्डिंग नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्डिंग बनता है ये किसी हीट से नहीं बनता है, रूम प्रेशर बन जाता है, ड्यू टू प्रेशर बनता है। जैसे ब्लॉक ए को ब्लॉक बी के ऊपर रखा गया तो दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स आया, प्रेशर बढ़ा एक दूसरे के ऊपर, इसके चलते बॉन्डिंग क्रिएट हुआ। हाँ बोलो बोलो क्या बोलना है? सर इसमें एडहेसिव प्रेशर आती है। क्या क्या क्या? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एडहेसिव प्रेशर। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, किसी प्रेशर को हो सकता है। ये जो कोल्ड वेल्डिंग मेनली क्रिएट होता है ना, ये दोनों के कांटेक्ट में आने के चलते, मतलब दोनों के कांटेक्ट फोर्स के चलते होता है, कह सकते हो। देखो जैसे मान लो एक ये 50 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, सोचो एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पर ये एक 100 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर आपने क्या रखा, एक 50 केजी का ब्लॉक रखा। इसको फोर्स लगाओ और इसको स्लाइड करो। वहीं पर 100 केजी के ब्लॉक पे आपने क्या किया, एक 2 केजी का ब्लॉक लगा, इस पे फोर्स लगा, खींचो। किसको तुम जल्दी खींच पाओगे? टेल मी। सेम फोर्स लगाया जेसी वाले को ये खींच जाएगा, ये नहीं खींचा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। इसके कारण क्या है कि देखो दोनों का मास ज्यादा है तो इनके बीच कांटेक्ट फोर्स भी ज्यादा होगा। तो कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होने के चलते इनके बीच कह सकते हो कोल्ड वेल्डिंग ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये एक दूसरे को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या है कि प्रेशर कम है, एक दूसरे के बीच क्या है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन कम है, कोल्ड वेल्डिंग कम होगा, वेल्डिंग कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा और ये आसानी से खिसक जाएगा। तो कोल्ड वेल्डिंग मेनली डिपेंड करता है इस कांटेक्ट फोर्स पे, दोनों के बीच लगने वाले कांटेक्ट फोर्स पे। आप ये भी कह सकते हो कि मास ज्यादा होने के चलते प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर के चलते ये दोनों सरफेस के बीच वेल्डिंग ज्यादा हो जा रही है और यहाँ पे कम हो रही है।
अब मान लो मैंने इसको बढ़ा के 5 कर दिया, तो क्या खींच पाओगे इसको? बोलो, नहीं खींच पाओगे। नो सर। जो भी थोड़ा मोड़ा आप खींच पाते, तब वही नहीं खींच पाओगे। सो दैट इज अ थिंग हियर। आई थिंक इतना टफ नहीं होना चाहिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का Yes, sir, कोई लेना नहीं है, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा मैंने, दोनों को मैंने एक ही रूम पे रखा है, एक ही रूम में रखा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या क्या आवाज ही नहीं आ सर रही। ये अधेसिव प्रेशर कह रही थी। यस सर। देखो ये सब एडहेसिव प्रेशर, कोहेसिव प्रेशर, ये सब चीज क्या है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते ही क्रिएट होते हैं। ये जो आपने कोल्ड लेडिंग देखा ना, ये भी क्या है, ये बॉन्डिंग क्या होता है, मोलिकुल्स आपस में बॉन्ड बन जाते हैं, यही तो होता है आखिर क्या। मतलब किस टाइप का बॉन्ड बनता है इसके अंदर? कोवेलेंट, डिपेंड करता है मेटालिक, सरफेस वैंडरवाल? कैसा है। आई थिंक ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। आयंस के बीच बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखो यार, तुम लोग केमिस्ट्री का भी डिस्कशन करोगे तो होगी क्लास, आगे बढ़ो, छोड़ो। ठीक है, अच्छा सर। आधा ना लिखो, मतलब क्या पढ़ जाए तो ये तो थ्योरी थी बस। लिखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिख लो। when the surfaces when the surfaces are in contact when the surfaces are in contact, only few points touch each other. Only few points touch each other. And they earn. Should we start now, everybody? देखो, ये जो Yes. तुम लोग पढ़ रहे हो ना, Sure. एडहेसिव, कोहेसिव, ये सब क्या है, एडहेसिव कोहेसिव सब चीज क्या है, ये देखा जाए तो वेल्डिंग के चलते ही होता है। ये सब मतलब क्या होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके चलते कोहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, वो इसलिए बोला जाता है मटेरियल के नेचर पे, लेकिन ये फोर्स बिल्कुल सेम तरह के ही है, आपस में चिपकना, दैट्स इट। लेकिन उस पर तुम टाइम ना वेस्ट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस पे काम करना है। ठीक है, लिखो यहाँ पर। तो क्या लिखा मैंने, when the two surfaces, let's write the definition here once again. सेटिंग चेंज कर लो। क्या बोर्ड सर एनोटेट ऑन है। definition, when the two surfaces are in contact, only few points touch each other. Now bonds are formed between these points due to increased contact force. अब एग्जांपल दिया ना आप लोगों को कि 50 kg का ब्लॉक रखा, फिर 50 kg का रखा, तो सॉरी 2 kg वाले को, तो 2 kg को खींचना ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू 50 kg वाले को खींचना। ये बात सबको समझ में आई थी ना? तो ये लिखा है ड्यू टू इंक्रीज कॉन्टेक्ट फोर्स। जितना ज्यादा आप मास बढ़ाओगे, उनके बीच कॉन्टेक्ट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और ये बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। This phenomena is called cold welding. आप यदि कोई पूछता है ना कि कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, आप डिट्टो ये आंसर लिखो, किसी का हिम्मत नहीं गलत काट दे। यदि गलत काटता है तो आप बताओ मेरे को, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। नाउ bonds so formed opposes the relative motion which gives rise to friction. तो यही होता है कि कोल्ड वेल्डिंग के चलते फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो सरफेस क्या होंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसके चलते उनको एक दूसरे पे स्लाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप लोग, जैसा कि तुमने पूछा था कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक बात होता है कि
कि जहां तक लग रहा है कि सरफेस को देख के कि कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा दोनों के बीच, लेकिन खैर वो आउट ऑफ डिस्कशन, छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ये कोल्ड वेल्डिंग, No, no, sir. इंटरलॉकिंग sir. सबको समझ में आ गया क्या? कोल्ड वेल्डिंग, इंटरलॉकिंग, ये समझ में Yes, sir. अभी कंफ्यूजन है? Yes, sir. सर एक कंफ्यूजन छोटा सा कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है बताओ? सर दोनों एक ही साथ दो चीज, यही दोनों फ्रिक्शन हमेशा हर जगह अलाउ होता है, ये हाँ, एक जगह ये दोनों लगता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग ये दोनों एक ही समय पे एक दो, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, सारा डाउट मेरे से ही पूछ लो, फिर फिजिक्स क्लास में क्या पूछोगे तुम लोग? वहां पे कुछ पूछते हो कि नहीं तुम लोग? नहीं सर। Stay sir वहाँ पे. देखो यहाँ पे, सर एक ही बार सर न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हो। यहाँ देखो, मान लो मैंने ये सरफेस को ऐसे करा, ठीक है, ये सरफेस करा और इस पे एक और ब्लॉक रखा, तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच सिर्फ इंटरलॉकिंग होगा। मतलब यदि दो बॉडी को आपस में रखा गया तो एट द सेम टाइम इंटरलॉकिंग भी हो सकता है, एट द सेम टाइम कोल्ड वेल्डिंग भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है जूम करना है कि कहीं कहीं कोल्ड वेल्डिंग होगा, कहीं कहीं ये इंटरलॉकिंग होगा। ये बताया गया कि फ्रिक्शन इन दोनों के चलते हो सकता है, कोल्ड वेल्डिंग के चलते और इंटरलॉकिंग। दीज आर द टू कॉजेज फॉर द फ्रिक्शन। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने ब्लॉक ए और बी को दूसरे के ऊपर रखा तो इनके सरफेस के बीच इरेगुलरिटीज होगी तो इंटरलॉकिंग हो जाएगा, और इनके सरफेस के कुछ पॉइंट आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो कोल्ड वेल्डिंग भी हो जाएगा। तो ये दोनों फेनोमेना एक ही समय पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग Yes. होना कोई कंपल्सरी नहीं है। एक ही मतलब ए और बी के बीच इंटरलॉकिंग भी हो सकता है, यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग भी हो सकता है। ये तो मैंने बताया कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन ये दो थे। अब आते हैं पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे देखो कि फ्रिक्शन के टाइप्स को देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, लेकिन होता क्यों है देखते हैं। देखो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बनाया गया और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बनाया गया। बताया ऐसा किसी ने कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों होता है? ऐसा कुछ पढ़ा है तुम लोग? देखो सर बताया तो था सर। Yes, sir. देखो मान लो कि सपोज करो यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो ऑफ कोर्स इनके सरफेस के बीच इरेगुलरिटी हुई होगी। तो मान लो यहाँ पर अभी हम लोग इस चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं, मतलब जूम करके देख रहा हूं। तो जूम करके देख रहा हूं तो इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या है, ये इरेगुलरिटीज है जिसके चलते ये इंटरलॉकिंग हो गया। ठीक है, अब ये इंटरलॉकिंग क्या कर रहा है, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में बाइंड किए हुए रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। ये नहीं चाह रहा है कि ब्लॉक ए जो है इस सरफेस पे मूव करे। ये ग्राउंड मान लो, तुमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया इस पे। ठीक है, तो क्या फोर्स लगाते लगाते ही ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा? सोचो, क्या ये फोर्स लगाते लगाते ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा? ये डिपेंड करता है कि आपने कितना, यस सर, कितनी बड़ी फोर्स है। कितनी बड़ी Yes, force sir. है। तो ऐसा तो नहीं हो ना, मान लो आप तुम्हारे घर में अलमीरा रखा है और तुमको अलमीरा को शिफ्ट करना है, तुम गए दौड़ दौड़ एक लात मारे उसको, ऐसा करते हो तुम लोग? एकदम एक ही बार नहीं में सर, गिराते नहीं हैं। होगा। नहीं सर। नहीं सर, देवांश करता होगा एकदम पूरा एक ही बार पूरा फोर्स लगा दिया, राइट? नहीं सर, अब तक तो नहीं किया। ऐसा कोई करता है कि नहीं? एवरीबॉडी ऐसा? हर्षित ऐसा किया क्यों नहीं? मतलब अलमीरा को एक कोना से हटा के दूसरे कोना में रखना है तो फिर क्या लगाना है, चलो दौड़ के जाते हैं, टकराते हैं एकदम कस के उससे, टकराएंगे पूरा तो जब गुस्सा आ रहा हो तब तो क्या है। तो ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो करते क्या है, हम उसको पुश करते हैं। ठीक है, पहले पुश करेंगे, नहीं हिलेगा और पुश करेंगे, सॉरी मतलब डिपेंड करता है कि पुश करना है कि पुल करना है। जनरली अलमीरा का पुश ही किया जाता है, राइट? पुल करते किसी ने देखा नहीं। हाँ, वैसे तो पुल करना चाहिए ना सर, उससे नॉर्मल कम हो जाएगी, वो वेट सब कम छोड़ो होएगा यार। उसका। अच्छा, तुम पुल करते हो कि पुश करते हो? बताओ, रियलिटी बताओ पहले, किसने पुश किया अलमीरा को? पुल किया है अपनी तरफ? मैंने तो पुश करते ही देखा है किसी को, क्योंकि धकेलना होता है उसको, खुशी। खिसकाना होता है। किसने पुल किया है सर क्या? पुश पुल करेगा तो अपने ऊपर गिर जाएगा तो फिर। हाँ, पुल करोगे, मान लो तुम्हारा बॉडी पे गिर गया। पुल करने पे पूरी बॉडी का वेट नहीं लगा, मतलब बॉडी की पूरे फोर्स नहीं लगा सकते ना। हाँ, यही बात है कि पुल करने में क्या होता है, थोड़ा कम फोर्स लगता है, लेकिन पुश करना ज्यादा ये होता है। ठीक है, मान लो हम बोले अच्छा आपसे सर, कि ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको ऐसे खींचना ज्यादा कंफर्टेबल है या इसको ऐसे खींचना ज्यादा कंफर्टेबल है? तो ये डिपेंड करता है। आई थिंक ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है, राइट? और ये थोड़ा कम कंफर्टेबल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको भी थ्योरी से मत देखो, इसको
मैं बता रहा हूं कि फोर्सेज मतलब कैसे दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो छोड़ो उसको, आप देखो ये कि आपके पास ये अलमीरा है, यहां पर आप इसको क्या करोगे, शिफ्ट करना है। तो आप क्या करोगे, एकदम धक्का नहीं दोगे इसको ना, ग्रेजुअली अपने ताकत को बढ़ाओगे उसके। पहले क्या करो, उसको थोड़ा सा ऐसे धक्का दोगे, नहीं हिलेगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग ज्यादा है और आपने कम एफर्ट लगाया। तो आपने एफर्ट लगाया लेकिन फिर भी यहाँ पर इंटरलॉकिंग है, मतलब कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा है ना। बॉडी भी रेस्ट में है, फ्रिक्शन लग रहा है। आपने और फोर्स बढ़ाया, मान लो आपकी ताकत है 50 न्यूटन लगा दिया आपने पूरा, आपने और फोर्स बढ़ाया 60 न्यूटन कर दिया, अभी भी ये बॉडी नहीं हिला। इसका मतलब इंटरलॉकिंग और ज्यादा है, इसमें आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप अपने फोर्स को 80 न्यूटन तक ले गए, फिर भी नहीं हुआ, मतलब इंटरलॉकिंग और ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये स्लाइड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहां पर एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑपरेट कर रही थी, आपने उसको ब्रेक कर दिया। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑपरेट करती है उसे बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कहलाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोई बॉडी तभी मूव करना शुरू करता है जब हम इस मार्जिन को क्रॉस करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस करते हैं। 50 न्यूटन लगाया, ब्लॉक मूव नहीं किया। आपने और लगाया 60 न्यूटन, तभी मूव नहीं किया। आपने 80 न्यूटन लगाया, तब भी मूव नहीं किया। मतलब जैसे ही आपने 100 न्यूटन लगाया, ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हुआ। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जितना भी स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा था, मतलब इतने फोर्स से काम नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने 100 लगाया, ये ब्लॉक थोड़ा सा हिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पर आपने क्या किया, इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दिया। तो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने की जो फोर्स होती है वही कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। मतलब आपको यदि इस ब्लॉक को हिलाना है, इस ब्लॉक को मोशन में लाना है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करना होगा। दैट लिमिट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। गॉट द पॉइंट? लिमिटिंग फ्रिक्शन तब तक ही लगता है जब तक कि ब्लॉक रेस्ट में होता है। जब तक कि ब्लॉक क्या होता है, रेस्ट में होता है। हाँ, इसको एक और नाम है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन। लेट मी डिफरेंस बताऊंगा आपको क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में और लिमिटिंग फ्रिक्शन में। देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट होता है। अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखो, आपने क्या किया कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या ये ब्लॉक हिला? टेल मी, आपने यहाँ पर क्या किया? पहले डिफरेंस समझते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या फर्क है। आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या ये ब्लॉक हिला? नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि यहां पर एक इंटरलॉकिंग है। जब तक ये ब्लॉक नहीं हिल रहा है तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। हम कहेंगे कि ठीक है, हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ब्लॉक नहीं हिला, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। 60 न्यूटन लगाया, तब भी नहीं मूव किया, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी ये ब्लॉक नहीं हिला, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। 100 न्यूटन लगाया तो ये ब्लॉक हिल गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट थी और वो मैक्सिमम लिमिट कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम लिमिट कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको एफएल लिख लो। तो यदि हम इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करेंगे तभी जाके कोई ब्लॉक मोशन में आएगा। मतलब जब तक ब्लॉक रेस्ट में है तब तक एक फ्रिक्शन लगता है, वो फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे पढ़ते हो ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ पढ़ा है? Yes, sir. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, Yes, sir. फ्रीक्वेंसी, Yes, यस sir. सर। आपको उस कट ऑफ मिनिमम स्ट्रक्चर में था। हाँ, तो कह सकते हो कि जब स्टैटिक समझते हो क्या होता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट में हो, डायनेमिक्स मतलब जब बॉडी मोशन में हो। motion में हो. हाँ, Yes, यहाँ sir. पर क्या है कि बॉडी रेस्ट में है, तो जो इंटरलॉकिंग फोर्स कह सकते हो वो स्टैटिक फ्रिक्शन को देता है। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब यदि इस बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाना है तो आपको इस मार्जिन को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हो कि अप्लाइड फोर्स इफ should be greater than the limiting friction to bring the body into motion, ठीक है। अब एक बार जब बॉडी मोशन में आ गई
तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखो लगेगा सर। बॉडी में आ Kinetic. गई। जैसे आप देखो किसी चीज को खींचोगे तो फर्श और उस ऑब्जेक्ट के बीच आवाज होता है ना, घर किच किच आवाज यस होता सर। रहता Yes. सर है। ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। हाँ बोलो। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स सेम हो तो? लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स सेम हो तो उस वक्त जो बॉडी होगा ना वो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन में होगा। ठीक है, अच्छा जस्ट सर, ऑन द मतलब ऐसा वर्ज पूछे ऑफ मोशन वर्ज में ऑफ। होगा। टेंडेंसी मतलब उस वक्त वो मूव करने के टेंडेंसी में होगा। ठीक है, जी जैसे सर। ही अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस किया बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा। हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक टेंशन मत लो। अब देखो, अब ये बॉडी जो है मोशन में आ गई, मतलब इसमें आ गया एक्सेलरेशन, तो अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब बताओ, अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर अब जो इंटरलॉकिंग फोर्स है वो कम हो गया और इसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब अब जो ये इंटरलॉकिंग के चलते जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है ये कहलाता है, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। तो फ्रिक्शन टोटल हमारे पास दो तरह के होता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जिसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है Fl, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में और स्टैटिक फ्रिक्शन में अंतर समझ जाओ। जब तक बॉडी रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको क्रॉस करना होता है। तो कह सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? Yes, sir. और मतलब वर्ज ऑफ मोशन पूछा हो तो एफएल लेना है। एफएल ही लेना होता है, एफएस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, अच्छा सर। सी आपने क्या लगाया, फोर्स या 15 लगाया, ये बॉडी नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? ये बॉडी आपने क्या लगाया, फोर्स यहाँ पर 50 न्यूटन लगाया, बॉडी क्यों नहीं हिला? क्योंकि ग्राउंड ने भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया होगा 50 न्यूटन का। तो जी सर। स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता रहेगा। जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता रहेगा। जैसे अभी देखो आपने लगाया 50 न्यूटन, ये ब्लॉक नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि ग्राउंड ने भी इस पे एक फ्रिक्शन लगा दिया होगा ऊपर। ये आप कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यार 50 न्यूटन है। अब देखो यहाँ पर फिर से ग्राउंड है, आपने क्या किया, 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी ये ब्लॉक नहीं हिला। क्या मतलब इसका? कि ग्राउंड ने इस पे फिर से 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया होगा। ठीक है, तो ये जितना फोर्स Yes, लगा sir. ये भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, ये भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता रहेगा, लेकिन एक बार हाँ ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होगी। बताऊंगा फॉर्मूला। अरे कट ऑफ से फिक्स ही होता है ना, आपको पता है ना, कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ sir. उसकी वैल्यू फिक्स होती Yes, है। yes, sir. इतना हम क्रॉस करेंगे तो हमारा वो पार्टिकल जो है एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल जंप कर जाएगा। होता है ना ऐसा कुछ? तो ये फिक्स होता है रहेगा, सर। ये वैरी करता रहेगा। तो आपने लगाया 50 न्यूटन, ब्लॉक नहीं हिला, इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स क्या लगा, इधर 50 न्यूटन लग रहा होगा। अच्छा आप ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि ठीक है, एक मिनट देखो, मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो और ये ब्लॉक नहीं हिल रहा है, तो क्या ब्लॉक ने इस पे, क्या सरफेस ने इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा? क्या नहीं? यदि सरफेस ने नहीं, इस पे 100 लगा दिया तब तो इधर ही मूव कर जाएगा। यस ऐसा सर। नहीं हुआ होगा। यदि इस ब्लॉक को आपने 50 न्यूटन से खींचा तो ग्राउंड ने भी इस पे 50 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगाया होगा। दोनों बैलेंस है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, अभी आपने क्या किया, इस फोर्स को चेंज कर दिया, इसको कर दिया आपने 60 न्यूटन, तो फिर ग्राउंड ने भी इस पे 60 न्यूटन लगाया, ये आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी तब तक जब तक कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। आपने क्या कर दिया, 80 कर दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 80 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। लेकिन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या एक लिमिट है, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएल। जैसे ही अप्लाइड फोर्स एफएल के बराबर हो जाएगा, इस ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी आएगी, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स आपका एफएल से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही अप्लाइड फोर्स एफएल से बड़ा हो जाएगा, ये ब्लॉक अब मूव करना शुरू कर देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आई कि नहीं? चलो यस सर। आई सर। Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन सर वैरी करता रहेगा। ठीक है, हाँ सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो अब एक वर्चुअल फ्रिक्शन हुआ, मतलब वो फ्रिक्शन तो हुआ नहीं हो।
हाँ, ऐसा आप सोच सकते, इसीलिए ना आप कोई स्टैटिक फ्रिक्शन कोई फॉर्मूला ही नहीं है, वो जस्ट एक वर्चुअल फोर्स नहीं कर सकते हो आप, ये कर सकते हो कि एक जितना आप फोर्स अप्लाइड करोगे, जितना आप फोर्स यहाँ पर लगाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी ही होगी। जैसे मैंने पूछा अभी कि इस ब्लॉक की लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, मतलब 100 न्यूटन लगाने पर ये मूव करेगा। आपने 50 न्यूटन लगाया तो किसी ने पूछा कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा और 50 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि ब्लॉक ने मूव नहीं किया है। ठीक है, तो आप फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे सोचो, स्टैटिक फ्रिक्शन को, इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, इसकी एक लिमिट होती है मैक्सिमम, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब एक बार जब आप इस थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए तो ब्लॉक मोशन में आ गया, लेकिन फिर भी ये ग्राउंड क्या इस पे फोर्स लगाता रहेगा, और वो फोर्स अब फ्रिक्शन लगाता रहेगा, और ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के कहलाएगा। तो इसीलिए फ्रिक्शन यहाँ पे दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। तो लिख लेता दोनों का अलग अलग, मतलब डेफिनेशन में इतना टाइम खत्म कर दिया, मुझे लगा कि मैं प्रॉब्लम आज करा दूंगा। लिखो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, सो राइट हियर। अच्छा, यहाँ पर लिख दिया मैंने ना कि बॉडी मूव्स, क्या लिखा मैंने, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफएल होना चाहिए टू ब्रिंग द बॉडी इनटू मोशन। अब ये इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स यदि एफएल के बराबर है तो बॉडी में मोशन की टेंडेंसी आ जाएगी। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अप्लाइड फोर्स यदि, हाँ बोलो क्या बोल रहा है? सर जैसे हम लोग को कभी कभी दिखाते हैं कि बॉक्स को पुश करते करते हम ही लोग मतलब स्लिप करने लग जाते हैं। अच्छा, तो फिर सर उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं पुश करने के लिए, तो उल्टा वो हम ही लोग को मतलब हम लोग की एक हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, आप कर सकते हो, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहीं वैल्यूट नहीं होगा। जैसे मान लो ये अलमीरा है, ठीक है, आपने इस बॉक्स को आपने पुश किया ऐसे, ठीक है, तो आपने पुश किया ना, तो ये बॉक्स भी आप पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। गॉट द पॉइंट? जितना फोर्स से आप इस बॉक्स को धक्का दोगे तो आपको ये बॉक्स भी उतना ही फोर्स से उधर धकेल रहा होगा। अब आप स्लिप कब करोगे? यदि आपका ये फ्रिक्शन कम हो गया तो आप स्लिप कर जाओगे। यदि ग्राउंड का ये फोर्स है, आपको ग्राउंड का ये फ्रिक्शन फोर्स इस अप्लाइड फोर्स से कम हो गया, तो आपको ये बक्सा क्या करेगा, धक्का दे देगा इधर, आप स्लिप कर जाओगे उस केस में। तो आपको स्लिप करने से कौन बचाता है? फ्रिक्शन ही तो बचाता है। स्लिप करने से कौन बचा रहा है? आपके पैरों पे ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि आपको स्लिप करने बचा रहा है। यदि वो फ्रिक्शन कम हो गया इसके रिएक्शन से, तो आप स्लिप कर जाओगे। तो आप जितना फोर्स अलमीरा पे लगाओगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स ये अलमीरा भी आप पे लगाएगा। ये क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। Yes, sir. फ्रिक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग एफएस लिखते हैं, तो पर लिख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। तो पॉइंट्स देखो यहाँ पे, when tendency of relative motion is there, when tendency of relative motion is there, tendency of relative motion is there, मतलब ब्लॉक जो है मोशन में नहीं है, आप फोर्स लगा रहे हो, ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी आ रही है, तो जब तक ये टेंडेंसी रहेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगता रहेगा। ठीक है, इट इज वेरिएबल and self-adjustable it is variable and self-adjustable। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू एफएल होती है। एफएल जो कहलाता है ये कहलाता है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको आप कह सकते हो एफएल की जो वैल्यू होती है, एफएल को हम नाम देते हैं, इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बताया था ना कि ये थ्रेशोल्ड हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, ये थ्रेशोल्ड हो गया। इससे आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम टाइप का, मतलब बॉडी को मोशन लाने के लिए आपको इस बैरियर को पार करना होगा। हाँ, आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना वो एफएल का होता है, एफएस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एफएस अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तुम ऐसे सोचो ना, तुमको तुम्हारा किसी झगड़ा हुआ, ठीक है, तो किसी ने तुमको एक पंच दिया तो तुम भी उसको एक पंच दोगे ताकि मामला शांत हो जाए। दो पंच दिया, तुम भी दो पंच, हाँ बराबर है।
लेकिन अब मान लो कोई है बंदा लिमिट ही क्रॉस कर गया, तो तुम भी क्या करोगे, लिमिट तो क्रॉस करोगे ना अपना। तो वही बात है कि तुमको एक्साइट करने के लिए, मतलब तुमको अपने ऑप्टिमम लेवल लाने के लिए सामने वाले को अपना लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। वही बात है कि हमको इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए हमें इस लिमिट वैल्यू क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू लगाओ, ठीक है। तो 0 लेस देन इक्वल टू FH लेस देन इक्वल टू FL होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो ये ब्लॉक है जो कि कांटेक्ट में, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो क्या इस पे कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा ना। तो इधर लगेगा आपका, यस सर। तो इधर यहाँ पर क्या होगा, इधर लगेगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ब्लॉक रेस्ट में है, इधर क्या लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि FL जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, मींस नॉर्मल रिएक्शन। तो FL इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू इंटू S N, जहां पर ये म्यू एस जो होता है ये कहलाता है कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, ध्यान रहे फॉर्मूला, कभी कभी लोग ऐसे यूज करके गलती कर देते हैं। FS इक्वल टू म्यू एस इंटू N नहीं लिखना है, ये गलत हो गया, क्योंकि FS तो वेरिएबल है, तो फिक्स होगा ही नहीं। जबकि नॉर्मल फिक्स होगा, म्यू एस फिक्स होगा, तो FL इज फिक्स्ड ऑन विच। FS हमेशा अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, FL तक मैक्सिमम जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है। हाँ, हम यहाँ पर म्यूएल नहीं यूज करते हैं, म्यूएस यूज करते हैं, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पर लिख लो, बोलो। सर ये जो आपने FS इज ग्रेट इक्वल टू FL लिखा, पर ये सर नहीं। म्यूएस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर देखो, ये जो म्यूएस है ये हमेशा डिपेंड्स अपॉन सरफेस, मतलब सरफेस का जो नेचर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका FL इक्वल टू क्या हो गया, म्यूएस इंटू N। N क्या होता है, ये कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, दोनों सरफेस के बीच का नॉर्मल रिएक्शन होता है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, सबको समझ में आई बात? ये आपका फॉर्मूला है। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। सो काइनेटिक, प्रीवियस पेज कर दीजिए। लो यार, तुम लोग कॉपी करो, पढ़ो मत। हो गया सर, हो गया। नहीं, कर लो और कर लो कॉपी। हो गया सर, हो गया, लास्ट 2 वर्ड लिखना था। काइनेटिक फ्रिक्शन देखो यहाँ पर, व्हेन बताया ना, काइनेटिक फ्रिक्शन का ऑपरेट करेगा जब बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाएगा, ठीक है। राइट हियर, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, when there is a relative motion, then friction is called kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि देखो जब बॉडी मोशन में है तब भी ग्राउंड उस पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। बॉडी मोशन में है तब भी ग्राउंड जो है उसको अपोज करेगा, उसके मोशन को। तो उस केस में जो होता है फ्रिक्शन फोर्स, उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि F of K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सो F of K इक्वल टू वंस अगेन म्यू K इनटू N। अब म्यू K क्या होता है, इसको लिख लो यहाँ पर। सो म्यू K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या ये सबको समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। देखो, पहला पॉइंट लिख लो, इन द प्रॉब्लम। जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन क्या मिलता है कि प्रॉब्लम में म्यूएस और म्यूक्यू को अलग अलग करके नहीं लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे लिखा रहेगा, सिर्फ म्यू लिया रहेगा। तो म्यूएस और म्यू को अलग नहीं किया गया है, सिर्फ म्यू किया गया है। तो इस केस में हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक दोनों को सेम लेके चलते हैं। तो लिख लो, इन प्रॉब्लम इफ म्यूएस एंड म्यू के आर नॉट given separately, but only mu is given,
देन इस केस में आपको FL इक्वल टू FK इक्वल टू म्यू यूज करना है, ठीक है। यदि म्यू एस और म्यू के को अलग अलग नहीं किया गया है, एक ही में करके दे दिया गया है, तो उस केस में आपको FL इक्वल टू FK इक्वल टू म्यू यूज करना है। ओके, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, म्यू एस एंड म्यू के आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं। सो म्यू एस एंड म्यू के आर dimensionless quantities and depend upon nature of surfaces in contact and depend upon nature of surfaces in contact। ओके, तो म्यू एस और म्यू के जो है ये कंप्लीटली कोएफिशिएंट है, कंप्लीटली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि सरफेस के नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। जैसा सरफेस होगा उसी के अनुसार ये म्यू एस और म्यू के अपने आप में वैल्यूज देंगे। थर्ड पॉइंट, एफएस वैरीज, बताया था ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता रहेगा बट एफके रिमेन्स कांस्टेंट once motion starts। तो ये थी फ्रिक्शन से रिलेटेड थ्योरी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग ताकि वेरीफाई कर लें कितना पढ़ा हमने। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया क्या? यस सर। ठीक है। एफएस वैरी, बताया ना कि एफएस क्या वैरी करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स, जबकि एफके क्या होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये वैरी नहीं करेगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। एक बार ये पता चल गया ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा और काइनेटिक कब लगेगा। काइनेटिक तब लगेगा जब ब्लॉक मोशन में आ जाए, जब बॉडी मोशन में आ जाए, और स्टैटिक तब लगेगा जब आपका बॉडी क्या है, रेस्ट में है। चलो कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन हियर और सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक है, एक सरफेस है, इस पे 2 kg का एक ब्लॉक ऐसे रखा गया है और इसको 20 न्यूटन के फोर्स पे खींचा गया। यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0.5 दे रखा है, ठीक है। पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो पहले हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे बात की बात है। पहले हम देखेंगे कि ग्राउंड इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है क्या वो अप्लाइड फोर्स से बड़ा है कि छोटा है। अब बताओ तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या म्यू एस और म्यू के अलग करके दे रखा है? टेल मी। नहीं सर। नहीं दे रखा है? नहीं सर। जो भी है यही है, यही आपका म्यू के है, ये आपका म्यू एस है। तो आप पहले चेक करो कि जो अप्लाइड फोर्स है क्या लिमिटिंग 5 मीटर से बड़ा है कि छोटा है। तो पहले हम एफ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एफ एल अलग अलग एफ निकाल लिया। एफ निकालो क्या है देखो तो, म्यू इंटू एन। आपको चाहिए नॉर्मल, तो ब्लॉक चूंकि क्या है, ब्लॉक क्या है, वर्टिकल ब्लॉक कैपेसिटी बनाओ, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे क्या रहा, वेट mg रहा। तो चूंकि ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो n इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू mg, म्यू की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू क्या लेंगे 2 kg इंटू 10, कितना आ गया टोटल, ये कितना आ रहा है, ये 10 न्यूटन। इसका मतलब कि ग्राउंड जो है जितना फ्रिक्शन लगा रहा है वो फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स से कम है, तो ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? टेल मी, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन लगा, जो फ्रिक्शन लगा इस पे 10 न्यूटन का लगा, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन का लगा, तो ब्लॉक तो मूव कर जाएगा। तो ऐसे केस में इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स इधर 20 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लग गया 10 न्यूटन, तो नेट पुलिंग फोर्स 20 माइनस 10 डिवाइड बाई मास ऑफ द ब्लॉक, ये 10/2 इक्वल टू कितना चला आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो सर। चलो ये क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको ट्राई करो। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे एक डायग्राम बनाएगा इस तरह से, ये एक वेज है, इसका एंगल ये 53 डिग्री है, यहाँ पे 2 kg का एक ब्लॉक रख दिया गया। पूछ रहा है
कि ये ब्लॉक नीचे गिरेगा या ऐसे ही रेस्ट में रहेगा। लिखा गया है कि विल ब्लॉक मूव, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पर म्यू दे रखा है 0.4। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब वो स्टैटिक हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। सो म्यू इक्वल टू क्या 0.4 है। पूछा है कि विल ब्लॉक मूव, क्या आप लोग इसका आंसर बता पाओगे। विल ब्लॉक मूव, यस सर। यस सर। चलो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। देखते हैं सर क्या एक्सेलरेशन 4 है। एक्सप्रेशन निकाल दिया तुमने। यस सर, हो गया। ठीक है, देखते हैं, पहले पता करते हैं। पूछा गया कि मूव करेगा कि नहीं, बताते हैं। ये मूव कब करेगा। अच्छा बताओ, इस ब्लॉक पे जो एक नीचे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा ना, mg sin mg का कंपोनेंट रिजल्ट करो पहले। इस ब्लॉक कैपिटी बनाओ तो नीचे में एक इसका वेट mg लगा। ये आपका इंक्लाइन का सरफेस है, यहां पर ये हो गया नॉर्मल। ये 53 डिग्री, तो ये भी कितना 53 डिग्री। ओके, अब वेट का यहां पे रहा ये नॉर्मल, वेट का एक कंपोनेंट यहाँ पे mg cos 53 डिग्री, वेट का एक कंपोनेंट यहाँ पे mg sin 53 डिग्री। ओके, ब्लॉक की नीचे आने की टेंडेंसी है क्या, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, नीचे आने की है। यस सर, नीचे आने की। फ्रिक्शन फोर्स क्या ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यस सर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे रहा। अब पता कर लेते हैं कि इस पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लग सकता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू N। अब देखो, क्या ब्लॉक इंक्लाइन के नॉर्मल के लॉन्ग मूव कर रहा है क्या। ये जो ब्लॉक है इंक्लाइन के यस सर। नहीं मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, इधर थोड़े मूव कर रहा है। मोशन सर इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है क्या। ये जो ब्लॉक है इंक्लाइन के along the incline. क्या बोल रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा। ये जो ब्लॉक है इंक्लाइन के नॉर्मल के लॉन्ग क्या रेस्ट में है, तो नेट फोर्स इस बैलेंस कर दो तो N इक्वल टू क्या लिखोगे, mg cos 53 डिग्री। F फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया, म्यू इनटू mg इनटू cos 53 डिग्री। अब बताओ तो फटाफट, यहाँ म्यू क्या होगा 0.4, मास क्या है 2, g क्या हो गया 10, और cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैन यू टेल मी गाइस। 3/5। 3/5। इसको कैलकुलेट करके चेक करो तो क्या आ रहा है, ये 5 2 जा 10, 4.8 न्यूटन आ रहा है क्या। 4.8। इसका मतलब हाँ, ये जो फॉर्मूला किसका है, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन का हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि क्या है, तो बात की बात है। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स, इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इतना ही लग सकता है, क्योंकि देखो या ये म्यू एस और म्यू के अलग अलग कर्क नहीं दे रखा है, तो अलग अलग कर्क नहीं दिख रहा है, दे रखा है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी है। ठीक है, अब ये कब पता चलेगा कि ये काइनेटिक है कि स्टैटिक, ये डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। देखते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि mg का ये कंपोनेंट mg sin 53 डिग्री इस ब्लॉक को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मान लो कि कैपिटल ड्राइविंग फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पर mg sin 53 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालो तो m2 g10 और sin 53 कितना होता है 4/5, सो 5 2 जा 10, ये लगा 16 न्यूटन लगा। इसका मतलब ये हुआ कि mg का जो अप्लाइड कंपोनेंट यहाँ पर आया वो हो गया 16 न्यूटन। तो नीचे ड्राइविंग फोर्स mg sin 53 डिग्री को आप ड्राइविंग फोर्स मान लो, क्योंकि यही तो फोर्स है जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा सर। क्या ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। यस सर। तो गिरेगा तो क्या मोशन में चला आया। यस सर। ब्लॉक मोशन में आ गया, ये फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक, क्या कहलाएगा, काइनेटिक कहलाएगा। जब ब्लॉक मोशन में आ गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा आपका काइनेटिक। तो क्या करेगा, विल ब्लॉक मूव, तो आंसर क्या होगा यस। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि क्या होगा एक्सेलरेशन, तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आया सबको क्वेश्चन, ये एवरीबॉडी कंफर्म इट। Yes, sir. पक्का ना, आगे बढ़े फिर चेंज करें स्लाइड। यस सर। चलो लिखो, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये सिचुएशन है। देखो अगला स्लाइड ज्वाइन करो तुम लोग, तो ये 1 मिनट बचा है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ज्वाइन द नेक्स्ट स्लाइड।
सी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3. शुड वी स्टार्ट नाउ एवरीबॉडी? यस सर. यस यहाँ पर क्या है कि ये सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक ऐसे बनाया हुआ है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है. इस पे एक इस तरह से फोर्स लगाया जाता है, इस तरह से फोर्स लगाया गया, 10√2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, 10√2 न्यूटन का यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया, ठीक है. ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल से है इसको लिया गया है 45 डिग्री. अब ये 2 kg का मास है. क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन. क्वेश्चन 2 है एफ ऑफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड ये है कि एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ पर म्यू के कह रखा है कि म्यू के इक्वल टू 0.3. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग करके दे दिया गया है, तो अलग अलग करके दे दिया गया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते. नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो इसको आंसर क्या तुम लोग? यस सर. यस सर. बाकी लोगों के लिए मैं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. 10√2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है? 45 डिग्री है, ठीक है. ये 2 kg का मास है, म्यू के 0.3 है. फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एफ के ए. कितने लोगों को लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, और कितने लोगों को लगता है कि स्किप कर जाऊं? स्किप हो जाएगा सर. स्किप कर दो सर. सॉल्व करूं कि नहीं करूं? सर सॉल्व कर दीजिए. रहने दो सर. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर ऑफ सॉल्विंग? ओनली 5 का? सर सॉल्व कर रहे हैं. कर दो. हाँ सर सॉल्व कर दीजिए. ठीक है, देखो सीख लो. ओके सी, ये एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन है. इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ब्लॉक मोशन में आएगा. काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ब्लॉक मोशन में आएगा. इसका मतलब ये है कि ब्लॉक मोशन में है. तो लेट्स मेक द एफबीडी फर्स्ट. इस ब्लॉक का एक नीचे वेट क्या लगा? mg. ऊपर में क्या लगा? कांटेक्ट फोर्स, ये n लगा. इधर क्या कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा. ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स, तुम ब्लॉक को ऐसे खींच रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड इसको इधर ड्रैग कर रहा होगा, ग्राउंड ट्राई कर रहा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगे. क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लगेगा. तो यहां पर ये लगा तुम्हारा एफ के, और यहां पर एक अप्लाइड फोर्स है 10√2 न्यूटन, जो कि ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री का. फोर्स को रिजॉल्व करो तो 10√2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 10√2 cos ऑफ 45 डिग्री. इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? इस पे चला आएगा कंपोनेंट 10√2 sin 45 डिग्री. सारे क्या वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है ना? क्या ये बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा है? यस सर. अरे यस कि नो? सर Yes, आपने sir. पहले पूछा था इक्विलिब्रियम में है क्या, तो सर उसका ये बॉडी जो है वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, मतलब वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है. फोर्स लगाया जा रहा है लेकिन मूवमेंट जो है इधर हो रहा है, बॉडी इधर मूव कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं मूव कर रहा है ये. तो यहाँ पर क्या करो, ऐसा होता नहीं है क्या कि तुम लोग फोर्स लगाते हो टेढ़ा. अरे मान लो एक बड़ा सा डब्बा है, उसको रस्सी से बांधो, ठीक है, और रस्सी से बांधो खींचो, तो क्या डब्बा ऊपर उठ जाता है? बताओ. नहीं सर. नहीं. पैरेलल चलता है, तो उस पैरेलल वो तो ग्राउंड में चलता है, तो ग्राउंड में चलने का रिस्पॉन्सिबल फोर्स क्या है? कौन सा है? 10√2 लगाया तुमने, 10√2. इसका एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रैग करता जाएगा. तो ब्लॉक जो है ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो बैलेंस कर दो फोर्स को. तो ऊपर में नेट फोर्स क्या क्या लगा? ऊपर में नेट फोर्स 10. तुम लोगों ने ऐसा देखा नहीं? चलो आज एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है. एक धागा ले लेना और उसे तुम लोग क्या करना है, कोई भी डब्बे को बांध देना और धागे को खींचो, तो तुम देखोगे कि जो ब्लॉक है ना वो ग्राउंड पे स्लाइड करेगा आगे की तरफ. ये ब्लॉक ऊपर नहीं उठ जाएगा. समझ में आई बात? सर Yes, लगेज sir. में भी ऐसा ही होता है सर, जैसे व्हील लगेज होता है उसको हम जैसे सीट के लेके जाते हैं, ऊपर भी फोर्स लगाते हैं लेकिन वो ग्राउंड पे चलता है. हाँ. तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पर ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर में n + 10√2 sin 45 डिग्री, तो n + 10√2 sin 45 डिग्री. नीचे में क्या लगा? इसका वेट mg,
तो मास कितना दे रखा है 2 इंटू जी 10 हो गया। सो n प्लस 10√2 कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या 20 होगा राइट। ये सर 20 होगा। sin 45 1 अपॉन √2 कैंसिल ये हुआ 20। तो n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 10। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा 10 वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन ये है ना कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, तो आपने क्या निकाल लिया फिर नॉर्मल रिएक्शन Yes. निकाल लिया। दूसरा पूछा हुआ एफ के, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये चला आया। दूसरा क्या पूछा हुआ एफ ऑफ के, तो क्या एफ ऑफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एल लिखा जाएगा यस और नो। यस सर। के इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू के Yes. इंटू एल लिखेंगे। तो एफ ऑफ के काइनेटिक फ्रिक्शन जो आया इस क्वेश्चन में म्यू के क्या दे रखा है व्हाट इज म्यू के कैन यू टेल मी 0.3 0.3 हो गया 0.3 इंटू एन। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकाला तो था अभी 10 न्यूटन तो 10। आ गया 3 न्यूटन। एम आई राइट हियर यस सर। यस सर। ठीक है ना। ये यहाँ पर गलत आ रहा है लगता है मेरे को। सही है ना। यस सर हमारा भी ऐसे ही आएगा। यस सर। हाँ ठीक है ये आएगा ठीक है सही है बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद क्या निकाला एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा इधर फोर्स लगा 10√2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स कितना लगा 10√2 cos 45 डिग्री। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा 3 न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10√2 इंटू 1/√2 कैंसल ये 10। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगा 10 माइनस 3। तो आप कह सकते हो कि 10 माइनस 3 अपॉन इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg है। तो 7/2 मतलब कितना चलाया ये 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये चलाया इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो यहां देखो सर। हाँ बताओ। सर जो एफ के रहेगा वो हमेशा एफ एल से छोटा रहेगा ना। हाँ बिल्कुल एफ के की वैल्यू जो होती है ये रिलेशन तुम लोग लिख लो। एफ एस जो होता है हमेशा एफ एल से छोटा होता है और एफ के जो होता है ना ये एफ ए से भी छोटा होता है। ध्यान रहे क्या लिख दिया मैंने नहीं एफ एक्स जो होता है ये भी आपका एफ एल से छोटा ही होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपका छोटा ही होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा फ्रिक्शन का सबसे कट ऑफ है ऑप्टिमम फ्रिक्शन है वो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखो तो सर प्रीवियस पेज 2 मिनट प्रीवियस पेज किसको चाहिए हो गया सर। यहाँ लिखो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। ये डायग्राम है ये हुआ आपका 4 kg का बॉडी इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 दे रखा है। पूछ रहा है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स निकालो। बताना है कि इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। बता सकते हो तुम लोग क्या लगेगा इस पे। चलो मैं कर यस सर। पहले सीखो इसको। देखो इस पे तुम कितना फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। एफ एस भी है म्यू एस भी है म्यू के भी है। इसका मतलब यहाँ पर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों चेक करना। तो बॉडी कैपेसिटी बना तो बॉडी कैपेसिटी बनाओगे तो नीचे वेट mg ऊपर लगा नॉर्मल n इधर पुल किया तुमने 20 न्यूटन इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब वो कितना लग रहा है देखते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में पे यहाँ पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो n बराबर क्या हो गया तो mg हो गया। तो n की वैल्यू मास कितना है 4 न्यूटन जी कितना है 10 n की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। अब मैं क्या करता हूं कि एक बार एफ एल निकाल के ट्राई करता हूं। तो एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है म्यू एस इंटू एन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल कर देखता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसके लिए क्या चेक करना होगा हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो पहले। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो म्यू एस क्या है 0.6 और नॉर्मल क्या है 40। ये 24 न्यूटन आ रहा है क्या टेल मी। यस सर। मतलब इस ब्लॉक पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना चाहिए 24 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब इस ब्लॉक को हिलाने के लिए हमें यहाँ पर कम से कम 24 न्यूटन का फोर्स लगाना ही पड़ेगा।
लेकिन फोर्स कितना लगाया गया है? 20 कितना लगाया गया फोर्स? 20 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नो सर, नो सर। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इस वक्त इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर स्टैटिक स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक इक्वल फ्रिक्शन। टू अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स के न्यूटन। बराबर। हाँ, क्योंकि देखो अप्लाइड फोर्स के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स क्या है? लेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ब्लॉक क्या रहेगा? पूरा का पूरा रेस्ट में रहेगा। आपने इधर लगाया 20 न्यूटन, तो ग्राउंड भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और आईआईटी में तो आ ही जाता है ऐसा क्वेश्चन कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे। तो लॉजिक यहाँ पे समझ गया ना, क्या लॉजिक है? कि पहले क्या किया आपने कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया, आपने देखा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता था वो 24 न्यूटन का, हमने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन का। इसका मतलब कि बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाए, जो मैक्सिमम जो बैरियर होता है उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब ब्लॉक अभी भी मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। और जब आपका ब्लॉक रेस्ट में है तो क्या लाएगा? उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सबको समझ में आ गई बात? यहाँ तक डाउट? यस सर, यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही एक ब्लॉक है, इस ये 4 kg का है, ठीक है, ये 4 kg का है, इस पे 28 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर म्यूएस इक्वल टू 0.6, म्यू के इक्वल टू 0.4 बताया गया है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चेक कर लेते हैं पर सेकंड स्क्वायर। क्या सर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड, ये गलत है, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा ये भी गलत आंसर है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट आंसर है। कैसे देख लेते हैं? देखो पहले हम चेक करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg, mg मतलब 4 into 10 कितना हो गया? 40 न्यूटन, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब देखते हैं कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? तो म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू क्या है? 0.6, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 40, फोर्स कितना लगा? 24 न्यूटन। इसका मतलब ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे मैक्सिमम 24 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, जबकि अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे? अप्लाइड फोर्स कितना है गाइस? 28। तो क्या ये मूव करेगा? यस नो सर। सर, ये भी अप्लाइड स्टैटिक फोर्स है फ्रिक्शन। ग्रेटर द लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। और जब ब्लॉक मूव करेगा तो फिर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? काइनेटिक। मतलब अब आप इस पे ये यूज नहीं करोगे, आपको अब काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। सो म्यू के एन, म्यू के कितना है? 0.4, एन कितना है? 40, तो यहाँ पर 16 न्यूटन। इसका मतलब कि ब्लॉक जो है ये मोशन में है, ब्लॉक आपका कंप्लीटली मोशन में है, और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर 16 न्यूटन का, आपने लगाया 28 न्यूटन का, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेट फोर्स 28 माइनस 16 अपॉन मास कितना है? 4, सो 12 अपॉन 4, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जहां पर लोग गलतियां करते हैं, और मैंने देखा भी है जैसे अभी लोगों ने अभी गलती किया। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, हमने देखा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 24 न्यूटन आई, मतलब ग्राउंड मैक्सिमम इतना लगा सकता है, जबकि हमने अप्लाई कितना किया? 28 न्यूटन का। तो ब्लॉक मूव करेगा, और जब ब्लॉक मूव करेगा तो उस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब जाके हमें यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी। फिर नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास, ये हो गया आपका टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ये बताओ, एक ऐसा सिचुएशन है, क्वेश्चन नंबर 6, इस तरह से एक वर्टिकल वॉल है, ये एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है,
ये एक वर्टिकल वॉल है, यहां पे ऐसे एक ब्लॉक को यहां पर ऐसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को इधर से एक फोर्स लगा के प्रेस किया गया है, इस ब्लॉक पे ऐसे एक फोर्स लगा के प्रेस कर किया गया है। इस फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन, ब्लॉक का मास है 1 kg। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कर पाओगे तुम लोग? सर ये परपेंडिकुलरली लग रहा है उस पे। बिल्कुल परपेंडिकुलरली अप्लाई किया गया है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है। अच्छा बताओ, इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किधर है, ऊपर के नीचे? नीचे नीचे। नीचे है, तो मूव करने के लिए फोर्स कहां से मिलेगा इसको? कैन यू टेल मी? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी से। तो अब ये देखना है कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है, वेट वेट वेट, एक चीज मिस कर गया। मतलब यहाँ पर म्यूएस की वैल्यू 0.3 है और म्यू के की वैल्यू 0.2 है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो वॉल है इस ब्लॉक पे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा सकता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं किससे कंपेयर करूंगा? 40 न्यूटन से या इसके वेट को? वेट से, सर एमजी से। mg से, क्योंकि mg ही ड्राइविंग फोर्स होगा, mg ही वो फोर्स होगा जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो हम पहले निकालते हैं mg की वैल्यू और एफडी बनाते हैं। तो एफडी क्या रहेगा? नीचे mg, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा ना, ऊपर क्या लगा? फ्रिक्शन लगा। इधर आपने फोर्स F लगाया, नॉर्मल का डायरेक्शन किधर होगा? कैन यू टेल मी? आपने इसमें फोर्स ऐसा लगाया है तो वॉल क्या कर रहा होगा? वॉल इधर नॉर्मल लगाएगा। लेफ्ट में। तो मान लो नॉर्मल का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया, ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक है, ये रहा आपका नॉर्मल। चलो अच्छी बताओ कि चूंकि ऐसा तो नहीं है ना ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में, कह सकते हैं ना कि जो बॉडी है किस पे इक्विलिब्रियम में है? ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसा तो नहीं है दीवार को मतलब पेनिट्रेट करके आगे निकल गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो आप, F इक्वल टू n कर देंगे, मतलब नॉर्मल एक्स किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो लिमिटिंग फंक्शन निकाल लेते हैं, लिमिटिंग फंक्शन Fn। तो ये हो गया म्यूएस इंटू n। म्यूएस कितना है इस प्रॉब्लम में? 0.3। तो 0.3 और नॉर्मल की वैल्यू क्या है? 40। आ गया आपका 12 न्यूटन। जबकि mg का वेट कितना? 1 kg का मास है ना, 1 इंटू 10, मतलब वेट जो आया 10 न्यूटन का। इसका मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट। तो क्या ये ब्लॉक नीचे गिरेगा? नहीं सर। नहीं गिरेगा, क्योंकि वॉल जो है ये ऊपर फोर्स लगा सकता है, मैक्सिमम फोर्स 12 न्यूटन का लगा सकता है और नीचे 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाया, इसलिए ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नो सर, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन को 0 कहेंगे ना, इसको 0 बोलते हैं। यस सर। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो क्या जवाब देते? बोलो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, क्योंकि देखो ब्लॉक मोशन में नहीं आया। तो यदि ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। यदि ब्लॉक मोशन में नहीं आया तो फोर्स कौन सा लगेगा? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा और वो बिल्कुल वेट के बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि बैलेंस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट किसको किसको नहीं समझ में आया अभी तक कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करें कि स्टैटिक की काइनेटिक? टेल मी। आ गया सर। आ गया सर। आ गया होनी आया चाहिए। सर। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। अभी